है कि सितंबर महीने से, सितंबर नहीं अक्टूबर से कर लेते हैं, क्योंकि सितंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अक्टूबर महीने से हम लोग कर लेंगे, यानी कि 2024 का जो अक्टूबर महीना है वहां से लेकर के 15 अगस्त 2025 तक, 15 अगस्त 2025 तक हम लोग सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे डिस्कस कर लेंगे, और इतना डिस्कस कर लेना है कि वो आपको याद हो जाए। फैक्ट्स वगैरह याद करने के लिए जितना ज्यादा डिस्कशन होगा, जितना ज्यादा आप उसको रिवीजन करेंगे, वो उतना ही आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो जुड़ गए हैं अजीत कुमार, बहुत स्वागत है आपका। तो बिहार करंट अफेयर्स पे आपकी ये क्लास चलेगी। तो अक्टूबर वाले से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और अक्टूबर नवंबर आज करने की कोशिश करते हैं। 50 इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए मैंने लेकर के आपके समक्ष पहला सवाल जा रहा है। नवंबर 2024 में बोधगया बिहार में स्थित है। बोधगया में आयोजित 22वें बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। बिहार से जुड़ा यह करंट अफेयर्स है। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अरविंद पनगढ़िया। तो पहला सवाल पूछा गया है, और अब आप ध्यान रखना है कि अपना जो गया है ना, वो अब गया जी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली जो डिक्लेरेशन है वो सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो गया का नाम चेंज होकर के गया जी रखा गया है, गया जी। तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो कि पर्यटन के बारे में जब लिखना शुरू कर दे तो गया 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 करता, ऐसा नहीं करना है। गया जी प्रॉपर ऑथेंटिक जो इसका नाम ऑफिशियल नाम अब कर दिया गया है, वो आप लोग अच्छे से करेंगे, गया जी। तो अब सवाल आप लोगों से यहां पूछा गया है कि नवंबर 2024 में बोधगया में आयोजित 22वें, ये भी याद रखेंगे, 22वें बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों ने बनाया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सूरज पासवान आपको गुड इवनिंग। रेणु कुमारी गुड इवनिंग। गुलशन भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। गुलशन काफी दिन बाद के जुड़े हैं, कल आप नहीं थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। ठीक है, तो सड़क परिवहन राजमार्ग जो मंत्री अपने हैं वो है नितिन गडकरी। तो नवंबर 2024 में जब बोध गया में 22वें बिहार आर्थिक परिषद की जब बैठक हुई थी, तो इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे नितिन गडकरी। अब चूंकि नितिन गडकरी चीफ गेस्ट थे, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बात हुई होगी सड़क के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम देख लें तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें परिवहन पे बात हो सकती है, परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी। इसके अलावा जब अगर गया जी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ग्रामीण विकास पर भी बात हो गई है। तो ये जो बिहार आर्थिक परिषद के जो मुख्य अतिथि आए थे, तो वो आए थे नितिन गडकरी। तो इसमें वही था कि किस तरीके से जो विकास की दिशा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कैसे हो, तो इसी कारण से इन सब पे बात कर दी गई थी। ठीक है, तो बिहार आर्थिक परिषद वो संस्था है जो शैक्षणिक या फिर आर्थिक विकास की बात करती है, और इसमें तमाम जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावे जो विद्वान आदमी हैं, वो यहाँ पर आकर के वो अपने अपने विचारों को रख सकते हैं कि इस स्टेट के डेवलपमेंट में जो अलग अलग सेक्टर बटा हुआ है, चाहे रूरल हो, अर्बन हो, इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो जाए, तो इन सब में बातचीत करने के लिए ही इस काउंसिल की मीटिंग हुई थी। तो बिहार आर्थिक परिषद, इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार, इसकी जो मुख्य अतिथि थे वो थे नितिन गडकरी। तो पहला आपको याद हो गया होगा। लेकिन हाँ, मैंने इसमें जो भी आपको पॉइंट्स बताए वो मेंस परीक्षा में भी आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि बिहार में, या बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बिहार में विकास के लिए या औद्योगिक विकास के लिए किन किन सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी बात हुआ होगा आप उसको इस संदर्भ में जोड़ सकते हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे, नितिन गडकरी। ठीक रहा आप लोगों का? पहले का बी, प्रियंका कुमारी। ठीक है, सही उत्तर हो गया। तो अभी आपको लोग, जैसे बिहार करंट अफेयर्स की बात हो रही है ना, तो आप लोग कुछ शब्द को सीखेंगे। ऐसा ना हो कि शब्द आपके दिमाग में रहे ही नहीं और चले गए हैं फिर मेंस लिखने के लिए। तो कुछ शब्दों को लिखते जाएंगे। जैसे उन लोगों को एकदम से पता नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा कैसे जाता है, तो वो भी, ठीक है, वो भी कम से कम एक बार अभ्यास कर लेंगे रॉफ के कॉपी पे। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसा ना हो कि गए एग्जामिनेशन मेंस लिखने के लिए,
और इसमें फिर लिखने ही नहीं आ रहा है शब्द। ये अक्सर मेंस आंसर राइटिंग में होता है कि उनका वर्तनी बहुत ज्यादा अशुद्ध होता है। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत सारे लोगों को तो मधुबनी नहीं लिखने आता है। मधुबनी भी अगर देखा जाए तो बहुत एग्जामिनेशन में मालूम चलता है कि मधुबनी ऐसे लिखा हुआ है, मधुबनी ऐसे लिखा हुआ है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग लगातार पढ़ते ही रहते हैं, लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं। तो जो शब्द बोला जा रहा है उसको कॉपी पे नोट करेंगे, वो कहीं ना कहीं मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको आप अच्छे से लिखेंगे। तो पहले का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। दूसरा सवाल पूछा गया है, बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? जापान को, दक्षिण कोरिया को, चीन को या फिर मलेशिया को? तो राजगीर में आयोजित किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बिहार की जो ये टीम है वो किस देश के टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। उत्तर क्या होगा इसका? सही जवाब बताएंगे, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर मलेशिया। तो एक तो इसमें और भी आपको पॉइंट मिल रहा है कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन किया गया है वो कहां पे? राजगीर में किया गया, और पहली बार किया गया है, पहली बार किया गया। इस कारण से जो बिहार है वो अब राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गया है। ये जो जगह है, जो भी देख रहे होंगे अदर कंट्री से भी या भारत के अन्य क्षेत्रों से, उनको राजगीर नाम के बारे में पता चला होगा। तो चीन को हरा करके बिहार की जो टीम है वो चीन को 1-0 से हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और राजगीर बहुत फेमस है। राजगीर आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जब शुरू करेंगे ना तो राजगीर आते ही रहता है, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में। तो जैसे ही आप प्राचीन भारत या प्राचीन बिहार के इतिहास को पढ़ना शुरू कर देंगे उस समय राजगीर का उल्लेख करना शुरू हो जाता है। तो एक राजधानी के रूप में राजगीर विख्यात रहा था जब तक पटना का महत्व तो नहीं बढ़ा था पाटलिपुत्रा का, तब से। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा चीन, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। मैंने तो स्टेनोग्राफर हिंदी मजबूत है, वर्ड लिखने की बहुत सुंदर है। ठीक है, अगर आपकी कोई विशेषता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो बिहार के राजगीर में चीन को हरा दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को किस उत्पाद की तकनीक के लिए पेटेंट मिला है? मधुमक्खी पालन, मशरूम पनीर उत्पादन, गेहूं की उच्च किस्म या फिर बायो फर्टिलाइजर? आपसे यह सवाल पूछा गया है कि इस कृषि विश्वविद्यालय जो कि बिहार में ही है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इसकी स्थापना कर दी गई थी, तो किस उत्पाद की तकनीक के लिए, वो कौन सा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाया गया था जिसके माध्यम से ये जो प्रोडक्ट आया है या ये जो तकनीक आई है उसके लिए इसको पेटेंट मिल गया है, उसके ऊपर राइट मिल गया है? तो मधुमक्खी के पालन में, मशरूम पनीर उत्पादन में, गेहूं की उच्च किस्म के में, या फिर बायो फर्टिलाइजर में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मशरूम पनीर उत्पादन। तो नाम से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? मशरूम पनीर अलग अलग नहीं, मशरूम से पनीर बनाने में सफलता पा ली गई है। यानी कि जो पनीर है वो अब डेयरी प्रोडक्ट न रह करके एग्रो प्रोडक्ट में भी शामिल हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट का ही विकास हो रहा है। तो हम लोग क्या है कि दूध वाले पनीर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मशरूम से आ गया है पनीर का तो फिर जो है पनीर भी बना लेंगे। अब पता नहीं अब इसका रेट क्या होगा। मशरूम ऑलरेडी महंगा मिलता है, इसका वजन अगर देखें तो महंगा हो सकता है कि ये बेचने में और थोड़ा महंगा पड़े या सस्ता पड़े, मुझे अब आइडिया नहीं है। बट मशरूम से पनीर के उत्पादन की जो पेटेंट वाली जो पद्धति है अब वो आ गया है किसके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पास आ गया, जो कि समस्तीपुर में स्थित है। तो तीसरा का भी आपने लगा दिया, बहुत बढ़िया। मशरूम पनीर के उत्पादन की जो विधि है इसी में, मशरूम वैसे भी पौष्टिक है, पनीर वैसे भी पौष्टिक है, अब दोनों को अब एक ही साथ जो है तैयार कर दिया जाएगा, यानी कि मशरूम से पनीर तैयार किया जाएगा। ठीक है, अच्छी विधि है, लेकिन करे तब तो ऐसा ना हो कि मशरूम पनीर के नाम पे यही पनीर बिकना शुरू कर दे। मार्केट में जाए पूछें कि ऑर्गेनिक फूड चाहिए, ऑर्गेनिक दाल चाहिए, ऑर्गेनिक सब कुछ चाहिए, तो आपको ना कुछ भी पकड़ा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो मेन है कि इस पे जो निगरानी तंत्र है वो थोड़ा सही रहे। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये जो सवाल है वो इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उस विश्वविद्यालय के नाम को आपने याद कर लिया है, अब आपके लिए बहुत आसान रहा। तो ये चौथा सवाल उत्तर हो गया ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा,
समस्तीपुर को ध्यान रखना है, समस्तीपुर में ही इस विश्वविद्यालय की स्थिति है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ संस्थान है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे ये संस्थान है। अगर ये भी पूछे कि पूसा में है तो किस जिले में है, तो समस्तीपुर ये जिले में है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा, ये हो गया इसका थीम। विषयक नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन कहां पे हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में, यानी कि नालंदा में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा, राजगीर खेल स्टेडियम परिसर राजगीर, नालंदा सचिवालय परिसर। तो आपसे ये सवाल पूछा गया पांचवे का, विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा, ये रहा थीम उस कार्यक्रम का। और नालंदा ज्ञान कुंभ का पूछा गया उद्घाटन कहां पे हुआ है। आप लोग इसका आंसर करेंगे। पनीर आज के सबसे फेक उत्पाद पदार्थ है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो फेक नहीं है? सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स है, पनीर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन पनीर निकाला जा सकता है, घर में निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है? पनीर खा लीजिएगा, उसमें ज्यादा लोड मत लीजिए खाने पीने को लेकर के। विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक ज्ञान जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर, जिनका ए लगा होगा उन्होंने सही नहीं, पांचवा का भी आप लोगों ने कर दिया, गलत हो गया। नालंदा ओपन में कैसे होगा? जो खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है तो कॉरेस्पॉन्डेंस का हो गया यूनिवर्सिटी, तो उसमें इस तरीके से गतिविधि थोड़ा सा आप लोग तुक्का भी लगेंगे तो समझ लेंगे। ऐसा ना हो कि तुक्का आपको थोड़ा सा जो ज्यादा कमजोर है उस पर मत लगा दीजिए। तो ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है कि ये दूर शिक्षा निदेशालय टाइप में ये संस्थान हो गया, सारा का सारा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स यहाँ पे चल रहा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय। तो तुक्का लगाते समय देख लीजिएगा ना कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, संस्थान है। तो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में इसका उद्घाटन किया गया था। विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा, पहले तो इस टाइटल को अरेंज करना उनका काम होगा, जहां पर रेगुलर मेधावी छात्र आते रहे होंगे, प्रोफेसर से वो मीटिंग करते रहते होंगे, उनके दिमाग में इस बात की आइडिया ही होगी कि इस पे एक कॉन्फ्रेंस कराना चाहिए हमें। तो इसी कारण से नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में इसी थीम पर आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन हुआ था। ये जो कार्यक्रम था ना, नालंदा ज्ञान कुंभ के नाम से है, नालंदा ज्ञान कुंभ से है। नालंदा क्या है कि बहुत प्राचीन काल से ही वहां पे विश्वविद्यालय की स्थापना या महाविहार की स्थापना कर दी गई थी। तो नालंदा क्या हो गया कि देश में शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा आगे हो गया, या फिर आप कह सकते इसका ख्याति बहुत ज्यादा रहा। बिहार के संदर्भ में देखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि प्राचीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो नालंदा का ही नाम लिया जाएगा। अब वर्ष 2010-11 के बाद से अगर हम लोग देख लें तो जो नया वाला परिसर बन गया, उसको किसी तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि वो भी उसी स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जगह बना ले। तो अपनी जगह तब बनाएगा ना जब वो समसामयिक विषयों पे लोगों को आकर्षित करेगा कि यहाँ पे इस बात की चर्चा हो रही है। तो इसी कारण से इस थीम पर आयोजित ये कार्यक्रम किया गया है। अब इसमें क्या है कि देश विदेश में जितने भी मेधावी छात्र होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो छात्र होंगे, वो यहाँ पे आए होंगे, वो अपनी विचारों को रखे होंगे और 2047 तक भारत को किस दिशा में लेके जाना है उस पर अपना वो ओपिनियन दिए होंगे। तो इसी कारण से आप लोग याद रखेंगे, नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर। पांचवा नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस स्थान पर समारोह में भाग लिया? जमुई बिहार, दुमका झारखंड, खगड़िया बिहार, रांची झारखंड। तो पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस पर किस स्थान पर समारोह में भाग लिया, यानी कि जो समारोह का आयोजन किया गया है उस स्थल का नाम आपको बता देना है। ब्रेव, ब्यूटीफुल, आपका लेट हो गया है। अच्छा, कल वाली क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया है ना व्हाट्सएप ग्रुप में? तो 1 से लेकर 76 तक का आपको हर आंसर याद होना चाहिए ताकि भूले नहीं। 13 सितंबर तक 6 का डी लग गया है, प्रियंका 6 का डी, सूरज पासवान 6 का डी। आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर हो सकते हैं, आप एक, खैर मतलब कहने का मतलब तुक्का मत लगाइए, तुक्का नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है समझ पूछ लीजिए। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो सीखने की कोशिश में लगातार लगेंगे, यानी कि जिज्ञासा उनके भीतर होना चाहिए। और थोड़ा सा आप बेशर्म की तरह कि हाँ पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्या है जो सूचना है ना वो सबके दिमाग से निकल जाता है। सूचना इंफॉर्मेशन है वो किसी के दिमाग से नहीं, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग हो गया है और आप लोग लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो जो नहीं है वहां पे आप छोड़ दीजिए।
ये नहीं कि इसको आप वैल्यू कम दे देंगे तो फिर आपको ना वही आदत लगा रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो मन है ना वो कह देगा कि तुक्का मारो, तो तुक्का मारेंगे आप, अगर आदत बनी रहेगी तो। मन प्रभावित होता है इन आदतों से। उत्तर इसका ऑप्शन है, जमुई में हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव जो अवसर है वो जमुई में किया गया है। तो उत्तर इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए जनजातीय गौरव दिवस की बात कर दी गई है, तो 15 नवंबर 2024 को क्या है, 15 नवंबर का जो तिथि है वो क्या दिवस मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। हम लोग अब 2021 से मनाना शुरू कर दिए, क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी है। तो बिरसा मुंडा, अब आप देखें तो वो आदिवासियों के बहुत अच्छे, या आप कहें कि सबसे महत्वपूर्ण नेता, भगवान का दर्जा प्राप्त है आदिवासी समूह मुंडा के प्रति, बिरसा मुंडा के प्रति। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे जमुई में, चूंकि बिहार का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं, इसी कारण से ये स्थल चुना गया। पटना नहीं चुना गया, भागलपुर नहीं चुना गया, जमुई में जो जनजातियां हैं वहां रहती हैं, इसी कारण से इसी क्षेत्र को चुना गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आप लोग कंफ्यूज हो गए दुमका में या फिर झारखंड के रांची में, तो ऐसा नहीं होना है। आप लोग एकदम से याद रखेंगे जमुई में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक समारोह हुआ था, उसमें भाग लिया गया था। ठीक है, आसान है। सूरज बन गया आपका, हो गया क्लियर। तो सूरज को मेरी ये डांट लगेगी कि तुक्का नहीं लगाना है आज से ही, क्योंकि आप अच्छे स्टेनोग्राफर, इसका मतलब है कि आपका मेंस में एक अच्छा पॉइंट बन रहा है कि आपकी मेंस में ना वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं होगी। आपका सबसे पहला पॉइंट निकल करके आ रहा है। और एक आपकी कमजोरी निकल करके आ गई है कि आप तुक्का लगा देते हैं, तो ये इस पे कंट्रोल करना है। प्लस पॉइंट को इंक्रीज करना है और नेगेटिव पॉइंट को डिक्रीज करते रहना है, तब जाकर संतुलन स्थापित होगा। तो इसको आप लोग ध्यान कर लेंगे। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बाल फिल्म महोत्सव में बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करते हुए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की थी? 25, 40, 60 या फिर 75? बहुत आसान सवाल पूछा गया, लेकिन है फैक्चुअल। वॉइस नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है कि वॉइस नहीं जा रहा है? क्या सभी तक वॉइस नहीं जा रही है मेरी? सभी तक जा रही है आवाज मेरी? थोड़ा देखें आप वॉल्यूम वगैरह, आप अपने फोन का चेक कर लें एक बार। सेवन का पूछा गया, क्या उत्तर होगा इसका? अब आ रहा है, अच्छा ठीक है, अब सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ना, 75। आप लोगों ने कितना कर दिया? 60 कर दिया, गलत हो गया। तो फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ये 75% कर दिया गया है। तो बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बाल फिल्म महोत्सव में बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा कर दिया गया है 75%, यानी कि बिहार में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जो बच्चों से जुड़ा हुआ होगा उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार इतनी ज्यादा सब्सिडी देना चाह रही है। तो घोषणा कर दिया गया है बाल फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्माण को लेकर के, चाहे किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि महोत्सव क्या है? बाल फिल्म। तो फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु इतने प्रतिशत सब्सिडी की बात कर दी गई, यानी कि फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अब सरकार भी प्रोत्साहित करना शुरू कर दी है। जिस तरीके से आप लोग देखेंगे ना कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, जो यूपी की गवर्नमेंट है, वो क्या करती है कि अपने यहाँ फिल्म मेकिंग में वो कुछ सपोर्ट करती है ताकि किसी भी प्रकार से बर्डन की स्थिति फिल्म निर्माताओं के ऊपर में नहीं आए। तो इसी चीज को अब बिहार सरकार ने भी समझ लिया है, अब उसको फॉलो कर रही है। तो अब बिहार में फिल्म निर्माण से जुड़े गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि बिहार की जो संस्कृति है इसको फिल्मों के माध्यम से दिखाना आसान हो जाएगा। तो बाहर के भी जो लोग हैं ना, अगर वो फिल्म, जैसे बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए होंगे दिल्ली में, अब मुंबई में करके होंगे, तो उनके लिए हो जाएगा कि अब वापस अपने घर चलें और फिल्म अपने घर के भीतर ही बनाएं। तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ की संस्कृति को ना फ्लेवर देने में आसानी हो जाएगी। तो फिल्म निर्माण करना है यहाँ पे आसान हो जाएगा अगर सब्सिडी मिलेगा तो।
तो इसी कारण से सरकार प्रमोट करती है। इसका फायदा क्या हो जाएगा ना कि इसकी वजह से जो बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको फिल्मों के माध्यम से लोगों को बताया या दिखाया जा सकेगा, तो ये बहुत अच्छा फायदा होगा। अब चाहे तो इसके माध्यम से जो बिहार का जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, मगही हो या अंगिका हो, तो इन सबको ना प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा जरिया मिल जाएगा फिल्मों के माध्यम से। तो सरकार कहीं ना कहीं अब इस पे फोकस कर रही है, तो सांस्कृतिक विकास के दिशा में बहुत अच्छा ये कदम हो जाएगा। अभी तक आप लोग क्या देखते हैं भोजपुरी में, जो भोजपुरी फिल्में बन रही होगी नोएडा वगैरह से ना, उसमें देखिए कितना अश्लीलता है, कितना घटिया दोयम दर्जे का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना। रिमोट से ये कर देंगे वो कर देंगे, तो सब कितना खराब लैंग्वेज बिहार में बोली जाती है। और तब जब महिलाओं को इस तरीके से वर्ड का सामना करना पड़ता होगा, तो ये क्या बुरी स्थिति की आ गई है नौबत। तो बिहार में अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ को के अच्छे कल्चर को या अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। जब भी उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे और अच्छी बातें हैं, तो स्टडी भी करके अच्छा वो मैसेज दे सकते हैं समाज को। इस तरीके से समाज ही सुदृढ़ होगा, मूल्यों का स्थापना हो जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा भोजपुरी में खराब तरीके से पेश किया जाए किसी भी चीज को, उतना गिरा लैंग्वेज किसी भी फिल्म में इस्तेमाल। मराठी में भी देखिए लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तमिल वाले अपने कल्चर को, लेकिन बिहार ही वैसा है जहाँ की जो भोजपुरी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का और समाज में अश्लीलता, समाज में निम्न स्तरीय कंटेंट परोसने का एक माध्यम बन चुका है। तो इसी कारण से अब सरकार का ये प्रमोशन रहेगा 75% सब्सिडी के माध्यम से। ठीक रहा? ठीक है। 13 नवंबर 2024 को दरभंगा एम्स का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो दरभंगा एम्स का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब बताएंगे आप लोग। अब एम्स का उद्घाटन कौन कर सकता है? बहुत आसान है। भोजपुरी सॉन्ग इसलिए मुझे नहीं पसंद है, भोजपुरी अच्छी आएगी तो पसंद हो सकती है, अदरवाइज भोजपुरी इतने सारे विकल्प अवेलेबल है अच्छे अच्छे गानों का, तो गाना सुनना आपके शौक पे डिपेंड करता है। अब जिनको भोजपुरी आता होगा ना, जो भोजपुरी के अच्छे जानकार होंगे, समझदार होंगे, वो समझ सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आएगा वो कहाँ से समझ पाएंगे। हाँ, उद्घाटन कौन कर सकता है? नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, वो भी चुनाव के 1 साल पहले के जितना भी होगा वो सब वही करेंगे। अब बढ़ गया है रफ्तार। कल पटना को पुणे से तुलना किया गया, वो किस बात पे किया गया अभी तक आप लोग देख लें। इससे पहले पटना को पेरिस की तर्ज पे तुलना किया गया था कि पटना को हम पेरिस के तर्ज पे विकास करेंगे। अब पेरिस से खिसक करके पुणे पे पहुंच गए हैं, तब जब पटना राजधानी है और पुणे राजधानी नहीं है। तो इस स्थिति में अब देखा जाए तो पुणे फिर भी एडवांस है बहुत सारे मामलों में, इसी वजह से तुलना किया गया है पटना को पुणे। पेरिस से पुणे आ गए हैं। पेरिस में तो सीन नदी है, सीन नदी के किनारे जो रिवर फ्रंट का जो आइडिया लिया गया वो वहीं से लिया गया है। अपने यहाँ यूपी में आप देख लेना तो जितना भी रिवर फ्रंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो पेरिस के सीन नदी का ही है। सीन एक मूवी है, मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दरभंगा एम्स का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो इसका लाभ मिलेगा जब ये तैयार हो जाएगा तब, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया? समस्तीपुर, पटना, दरभंगा या फिर सीतामढ़ी? तो बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र, आप लोग देख रहे होंगे ना कई जगह पे जन औषधि केंद्र खुला दिखता होगा। तो जो जेनेरिक दवाइयां हैं सस्ती कीमतों पे इस संस्थान में मिल जाती है, इस दुकान पे मिल जाएगी या इस सेंटर पे मिल जाएगा। तो जन औषधि केंद्र का मतलब ये हो गया कि जो सस्ती दवाई है, जो जेनेरिक दवाई है, जिसको तैयार करने में या जिसपे आप कहें कि सरकार अच्छा छूट देती है, बहुत सस्ती पड़ जाती है, तो उस औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है किस स्टेशन पर? सही जवाब क्या है? हालांकि इस पे मैंने कोशिश किया कि इसमें खांसी का सिरप मिले, लेकिन नहीं रहता है। हो सकता है कि अब मिलना शुरू हो गया। बहुत पहले मैं कोशिश किया था, दिल्ली में ही गंगाराम के जस्ट सामने है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, दिल्ली में जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है उसी के सामने जस्ट है। तो वहाँ पे मिला ही नहीं खांसी का दवाई, हमको लगा कि 20-25 रुपए में मिल जाए, लेकिन मिला नहीं था। तो जन औषधि केंद्र का जो ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है वो किया गया है समस्तीपुर में।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर जन औषधि का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन बिहार में कहां हुआ था और किसने किया था? तो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन बिहार में कहां हुआ और किसने किया? मोतिहारी, उपराष्ट्रपति, राजगीर, मुख्यमंत्री, पटना खेल मंत्री, भागलपुर में राज्यपाल। सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? पूछा गया हॉकी चैंपियनशिप। देखिए बिहार कितना आगे अब निकलते जा रहा है कि पहले बहुत सारे खेल वगैरह की तो नाम हमने सुना ही नहीं था, अब इतना ज्यादा खेल, अभी आपको और भी आएगा। वुशु नाम का खेल अब आप लोग सुनेंगे थोड़े से आगे सवाल में। तो बहुत सारे ऐसे खेल आ रहे हैं ना जिसका जो आयोजन है वो बिहार, रग्बी है वो बिहार में अब अच्छे स्तर पे राजगीर में आयोजित किया जा रहा है। मतलब इसका जो राष्ट्रीय स्तर पे नाम है ना राजगीर का होने हो गया है। तो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का जो उद्घाटन किया गया वो मुख्यमंत्री के द्वारा राजगीर में किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री उसी क्षेत्र से संबंधित हैं और अगर वहां पे आयोजित किया जा रहा है इसका मतलब क्या कि वो अपने क्षेत्र में तो जाएंगे ही जाएंगे। इसी कारण से आप लोग इसको क्लू याद कर लेंगे कि राजगीर में मुख्यमंत्री के द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया था। उत्तर आपका बी। बिहार की करिश्मा कुमारी ने 68वीं नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत मतलब सिल्वर हो गया, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज हो गया, स्वर्ण एवं रजत यानी कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो दोनों है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? आदिल आ गए? आदिल आते ही मैंने आपका नाम लिया था। हर्षित पांडे नहीं जुड़े हैं। हर्षित पांडे का भी हमने नाम ले लिया है, वो अभी जुड़े नहीं है। 11 का बी। और कोई? सुरेश यादव, आप थोड़ा नेट को फास्ट कर लें या आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लें वीडियो को। 4 में ही आप लटके हुए हैं, सवाल चल रहा है अभी हम लोगों का 11th में। वॉइस मेरी नहीं गायब होती है, वो गायब होता तो यहाँ पे और भी लोग बोलते ना, केवल आप ही क्यों बोल देते हैं? पीडीएफ कल मिला है, पीडीएफ कल चला गया है टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में। देखिए आपको ना वहाँ उसमें वो दिख रहा है, सामने तो दिख रहा है chat.whatsapp, उस पर क्लिक कर लें आप। अब हो सकता है कि आप ना रिकॉर्डेड सेशन देखे होंगे, लाइव में नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे स्क्रॉल करके वो लाइव वाले कमेंट में चले जाए, वहाँ पे लिंक दिखाई देगा, अभी आपको सामने दिख रहा है। तो लिंक व्हाट्सएप का दिख रहा है, पहले आप इसमें जुड़ जाइए और जुड़ जाने के बाद क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा। सवेरे करंट भी उसमें डला हुआ था, जो जो आप लोग देखे ना कमेंट में ना वो दिख रहा होगा आपको, व्हाट्सएप का जो लिंक डला हुआ है, आप उसी पे क्लिक करके उसमें शामिल हो जाइए। तो ये करिश्मा कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। तो बिहार की करिश्मा कुमारी ने 68वीं नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? अशोक सिंह, संजय झा, शिशिर सिन्हा या फिर सुरेश प्रसाद? तो उत्तर बताना है। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले चांसलर, वाइस चांसलर होगा, विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन? क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो पूरे यूनिवर्सिटी जो राज्य में होता है उसके चांसलर होते हैं। तो बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? अशोक सिंह, संजय झा, शिशिर सिन्हा, सुरेश प्रसाद। सही जवाब क्या होगा? ये अच्छा सवाल है, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें एक को पद दिया गया है। उत्तर है ऑप्शन सी, शिशिर सिन्हा को आप याद रखेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, यही सब पूछा जाता है, नियुक्ति वगैरह ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को पटना से किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि सचिव बिहार? तो ऑप्शन आपको इसमें से सही जवाब बताना है 13 नंबर सवाल का। सही जवाब बताएंगे सभी लोग। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिए क्या, ग्रुप को? यस लिख देंगे। रबी महाअभियान को याद रखना है कि इसका जो शुभारंभ किया गया है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। कहां से? पटना से किया गया है। तो बात क्या हो गई? रबी की। अब अगर हम रबी की बात कर लें
तो ये जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जैसे ही जाड़ा खत्म होता है मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। इसके बाद इसमें फसल क्या हो गया, अब जैसे हम लोग गेहूं आटा इसका इस्तेमाल करते हैं, गेहूं या फिर चना हो गया, इसी का एक भाई मटर भी है ना, होली के समय खूब चलता है चना, खूब चलता है मटर, सब्जी में प्रधान किसका हो जाता है, वो मटर का हो जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मसूर हो गया, तो ये सब जो फसल है ये सब रबी की फसल है। और इसी कारण से आप लोगों से सवाल पूछा गया है कि रबी महाअभियान 24-25 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और पटना में या पटना जिले के आसपास जो भी इलाका है वहां पे दाल का प्रोडक्शन अच्छा होता है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। दाल को भी मतलब दलहन के लिए देखा जाए तो पटना जाना जाता है। तो रबी वाला जो महाअभियान है वो मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की स्थापना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था, 2 अक्टूबर 1971 डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, 25 अक्टूबर 1969 राष्ट्रपति वी गिरी, 15 अगस्त 1970 इंदिरा गांधी, 1 जनवरी 1965 मोरारजी देसाई। आप लोग राजगीर घूमने जाते होंगे और राजगीर जब जाते होंगे तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या रहता होगा, स्काई जो ब्रिज है या जो ग्लास ब्रिज है वो, तो ग्लास ब्रिज आप लोग टारगेट करते होंगे। लेकिन आप लोग विश्व शांति स्तूप में लेट से मतलब उसको देखने के बाद ही आपका प्लान बनता होगा। बहुत कम लोग हैं जो पहले कहें कि हम विश्व शांति स्तूप ही सबसे पहले देखने चलेंगे। तो चूंकि जो राजगीर है वो हिंदुइज्म का चाहे बौद्धिज्म का या फिर जैनियों के लिए जो है वो बहुत ही पवित्र जगह है, तो इसी कारण से राजगीर में देखा जाए तो धार्मिक एकता आपको वहां पे या धार्मिक विविधता आपको वहां पे दिखाई देगी। तो इसी कारण से विश्व शांति जो स्तूप है वो बौद्ध जो समुदाय है उसके लिए बहुत ही आस्था का ये केंद्र है। तो विश्व शांति स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन, उनकी जीवन शैली, उनकी शिक्षाओं को संदेश देने का ये जरिया भी है। 4 वहां पे मुद्रा है। तो विश्व शांति स्तूप की स्थापना 1969 में इसका उद्घाटन पूछा गया है। तो 25 अक्टूबर 1969 को राष्ट्रपति वी गिरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ना। तो निपोन करके एक संस्था है उसी के द्वारा इसका निर्माण या बनाया गया था विश्व शांति स्तूप। और यहीं पे देखा जाए तो एक पर्वत है जिसका नाम है गृद्धकूट, गृद्धकूट। तो ये जो गिद्ध है ना उसी जैसा इसका दर्शन मतलब दिखने में लगता है, जैसे जो पहाड़ है ना उसका आकार ऊपर से गिद्ध जैसा है, इसी कारण से इसका नाम गृद्धकूट कर दिया गया है। तो बौद्ध समुदाय से जो जुड़ा आपको ये पर्वत दिखाई देगा गृद्धकूट वाला ना चोटी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। वहां पे बुद्ध के बारे में बताया गया था कि वहां पे वो साधना ध्यान वगैरह करते थे, इसी कारण से वो आज भी बौद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आस्था का केंद्र है। तो चूंकि राजगीर की बात हो जाए या गया की बात हो जाए तो हम लोग बौद्ध सर्किट की लगातार बात करते ही करते हैं, तो विश्व शांति स्तूप को आप ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण का निर्णय लिया है, पटना हाजीपुर रेलखंड, गया मुजफ्फरपुर रेलखंड, दरभंगा से जयनगर, अयोध्या से सीतामढ़ी। ये जो प्लेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट अब ज्यादा होने वाला है, इसका अब देखा जाए भविष्य बहुत ही उज्जवल है और अब ये बिहार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोकप्रिय कर देगा। अभी तक ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा, हम जैसे बाढ़ आ गया तो उसमें नाम इसका आता था, लेकिन अब क्या है ये जो जगह है क्योंकि अयोध्या श्री राम से संबंधित है, सीतामढ़ी माता सीता से संबंधित है, तो इसी कारण जैसे पुनौरा धाम आप लोगों ने देखा होगा, पुनौरा धाम जैसे सीता माता की जन्म स्थली पुनौरा धाम, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अब चूंकि ये जो धाम है ना अब इसको विकास किया जा रहा है, उसके लगातार देखिए तो एक फंडिंग किया जा रहा है, मंदिर बनाए जाने की बात कर दी गई, यानी कि पर्यटन केंद्र के रूप में से विकसित करने की बात कर दी गई है। और जब इस तरीके से विकास का निर्णय लिया गया है तो रेलवे लाइन का दोहरीकरण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो इस रेलवे लाइन को अब दोहरीकरण किया जाएगा अयोध्या से सीतामढ़ी, ताकि जो लोग अयोध्या घूमे वो माता सीता की जन्मस्थली तक भी पहुंचे, ऐसा ना हो कि अयोध्या से रिटर्न कर जाए, वो सीतामढ़ी तक पहुंचे। ठीक है, तो सीतामढ़ी देखा जाए तो बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है और नेपाल से इसकी सीमा भी बन जाती है। शिवहर की नहीं बनती है, सीतामढ़ी की बन जाती है। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के बाद तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी है, तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी है। तो इसकी अब ख्याति बढ़ने वाली है। हाल ही में अमेरिका में ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने आदित्य आनंद बिहार के किस जिले से हैं, दरभंगा, सुपौल, पटना या फिर गया। तो बिहार के किस जिले से हैं, ये क्या कहां तक ये पहुंच गए हैं, ये क्या है कि अमेरिका में ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल, ग्रेजुएट तक आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग खोजते हैं गेस्ट पेपर कि बीए पास कर जाएं, और ये
कहां पहुंच गए, अमेरिका तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने पहुंच गए हैं। तो अमेरिका के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने आदित्य आनंद बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? आपको इसका उत्तर बता देना है। पेपर लीक का रोना रोना सही नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का हो गया है। आप अपनी इतनी तैयारी बेहतर कीजिए कि पेपर लीक भी हो जाए तो आपके उससे रिजल्ट पे प्रभावित ही नहीं कर पाए। हालांकि अब इस तरीके से लीक होने की बात चेयरमैन या संस्थाएं नहीं दे पा रही हैं, प्रमाण आप लोग दे नहीं पाए थे पिछली बार, तो बहुत नेगेटिव नहीं होना है। अब परीक्षा आपका 2 महीना से भी कम समय हो गया, फिर आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, लीक पे जा रहा है। तो आप सारे काम करते समय कंसंट्रेट रहते हैं। कोई कह दे कि रेस्टोरेंट में आज की पार्टी है तो आप कंसंट्रेट रहेंगे किस पे, फूड पे, कि वो आज कौन कौन सा आइटम खा लेना है। लेकिन एग्जामिनेशन आ गया है तो अब ध्यान जा रहा है पेपर लीक पे, तो ये निगेटिविटी आप खुद के बारे में तैयार कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। लीक ना होगा तो उन लोगों का हो जाएगा। 70th में लीक की बात की गई, प्रमाण नहीं दे पाए, इसमें उन लोगों का भी हो गया जो धरना दे रहे थे। अब सरकारी सिस्टम के आगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे, तो आपको इसी में तैयारी करते रहना है। लीक वीक अब देखा जाए, तैयारी फिलहाल करिए, जो लक्ष्य रहेगा ना टारगेट उस पे आप केंद्रित रहिए। खाना मिलता है तो पहला लोग जो खा लें, परीक्षा आ गया है समय तो तैयारी करिए सबसे पहले। पेपर लीक की बात उस दिन होगी, आज नहीं, जब लीक हो जाए तब होगी। अगर 13 सितंबर को 12 बजे पेपर लीक हो जाएगा तो आदमी लीक की बात करेगा, अभी से करने से क्या फायदा हो गया। आप किस स्तर के विद्यार्थी रहे हैं पहले भी, तो सुपौल को आप ध्यान कर लेंगे। ऐसे लोग रेयर केस में सफल हो पाते हैं जो नकारात्मक दिशा में काम करते हैं, ज्यादातर उनकी जो दिमाग की जो चिंतन शैली है वो नकारात्मक ही रहती है। सेंटर तक उनका ध्यान रहेगा कि लीक मत हो जाए। जो टॉपर्स होंगे या जो पास कर जाएंगे पीटी, उनका ध्यान रहता है कि अपना दिमाग शांत करके पहले पेपर देखें, पढ़े, स्तर को समझे और सही जवाब का उत्तर, सही जवाब देना शुरू कर दें। लेकिन आप लोग फिर फंसेंगे, तो सुपौल आप लोग ध्यान कर लेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो की पहली उड़ान कब शुरू हुई है? कई बार पूछा जाता है एयरपोर्ट से संबंधित सवाल भी, जैसे एक बार पूछा गया था बीपीएससी में ना कि पटना से कौन कौन सी एयर सर्विस दी गई है। जैसे मान लीजिए कि एयर इंडिया है, इंडिगो है, विस्तारा पहले था। तो अब आपसे ये पूछा गया है इस सवाल में कि दरभंगा एयरपोर्ट, जो कि बिहार में 2 एयरपोर्ट इस समय फंक्शनल ज्यादातर देखा जाए यात्री सेवा में, गया भी है, लेकिन चूंकि 2 ज्यादातर चर्चा में होता है, एक तो पटना वाला और दूसरा दरभंगा वाला, और गया में भी एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद है वहां पे। तो तीनों एयरपोर्ट फंक्शन में है। तो दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो की पहली उड़ान पूछ ली गई है। तो इस समय जो एयर सर्विस है वो एक तो एयर इंडिया का हो गया है, दूसरा इंडिगो का हो गया है, एक है स्पाइस जेट का है ना। तो ये सब अब सर्विस दे रही है। बाकी जैसे आकाशा वगैरह अभी शुरुआत नहीं हुआ है पटना में। तो इसमें क्या हो गया, आप लोगों ने क्या दिया, 12 दिसंबर को याद रखेंगे, 12 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर को शुरू किया गया था, इसको आप लोग ध्यान कर लेंगे। नेतृत्व, उद्यमिता और शिक्षण जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम में बिहार के किस सामाजिक उद्यमी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शामिल किया गया है? कहां कोई अमेरिका, कहां कोई हार्वर्ड, और एक आप लोग हैं, है ना। तो नेतृत्व, उद्यमिता और शिक्षण जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम में बिहार के किस सामाजिक उद्यमी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शामिल किया गया है? यानी कि ये जब विद्यार्थी रहे होंगे तो इनको बिहार के टीचर इनको अच्छे से पढ़ाए होंगे, तभी तो ये इस तरीके से आगे बढ़ के चले गए हार्वर्ड। शिक्षक आपको अच्छे मिलने चाहिए, आप किसी भी दुनिया में पहुंच सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में, किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच करके अपनी प्रतिभा का लोहा लोगों से मनवा सकते हैं। तो नेतृत्व, उद्यमिता, शिक्षण जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम में बिहार के किस सामाजिक उद्यमी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा शामिल किया गया? शरद विवेक सागर को आप याद कर लेंगे। तो इनको वहां पे शामिल किया गया, सामाजिक उद्यमी हैं, यानी कि इनके पास इनोवेटिव आइडियाज होंगे वहां के संदर्भ में, सामाजिक संदर्भों में, इसी कारण से उनको शामिल कर लिया गया है। तो शरद विवेक सागर। निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार के प्रस्तावित तो सांस्कृतिक कॉरिडोर में शामिल किए जाएंगे? पटना, वैशाली, दरभंगा, नवादा, मुंगेर, इतने सारे जिले हैं। अब आपको बताना है कि जो सांस्कृतिक कॉरिडोर है, जो कल्चरल कॉरिडोर की बात की जा रही है, उसमें कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? आप लोग ऑप्शन में दिए गए सारे जिलों को पढ़ करके सही जवाब बता देंगे।
तो इसमें यूपीएससी बी, आदिल, प्रियंका कुमारी बी, ओके। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन हो जाएगा डी, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, नवादा, मुंगेर, भागलपुर। तो गया जी, बोधगया, नालंदा, राजगीर, लखीसराय, नवादा, मुंगेर और भागलपुर। तो जो प्रस्तावित सांस्कृतिक कॉरिडोर है ना, उसमें ये सब जिले शामिल किए जाएंगे। अब इसको आप लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, मेंस में कर देंगे यहां से। अगर बिहार के बारे में कुछ भी हो, अगर टेक्निकल टाइप जैसे पर्यटन पूछ लिया जाए, इसके पिछड़ेपन को दूर करने का जो भी हो, या राज्य सरकार के प्रयास हो, तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कॉरिडोर को आप जोड़ सकते हैं। तो सांस्कृतिक कॉरिडोर में कुछ जिलों का आप नाम कर ले, जैसे राजगीर बहुत लोकप्रिय है, नालंदा बहुत लोकप्रिय है, बोधगया गए, इन सबको थोड़ा बहुत भी अगर कोट कर देंगे ना, तो आपका आंसर रेलेवेंट हो जाएगा, समसामयिक परिप्रेक्ष्यों से जुड़ जाएगा और बताएगा कि आपने जो लिखा आंसर है वो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में आंसर आया हुआ है। तो इसी कारण से आप अभी से जो नोट्स बनाए होंगे उसमें लिख देंगे ना कि मेंस में मुझे इस पॉइंट को याद रखना है, इसको एनालिटिकल तरीके से लिखेंगे आप पैराग्राफ में करके। रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा चलते हैं टीवी डिबेट वगैरह में, देखिए आरसीपीसी आ गए। तो आरसीपीसी ने हाल ही में किस नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है, जनलोक विकल्प, प्रगतिशील बिहार मोर्चा, आशा या फिर जनहित विकास दल। तो उत्तर बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। आरसीपी सिंह ने हाल ही में किस नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है। जेडीयू से संबंधित थे, लेकिन जेडीयू से या तो इनका महत्व कम कर दिया गया होगा या खुद ही ये इनको लगा होगा कि मेरे भीतर जो संभावना है वो एक नई पार्टी के रूप में ज्यादातर होगा, तो इन्होंने जेडीयू से खुद को अलग कर लिया और एक नई पार्टी का नाम, अभी तो इस बार चुनाव में आ नहीं रहा इनका नाम, जनसुराज का चल रहा है, आरजेडी बहुत चल रही है, जेडीयू बहुत चल रही है, बीजेपी का नाम है, आशा का तो अभी देखा नहीं मैं, या हो सकता है ज्यादातर प्रचार हो रहा होगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस कारण से दरभंगा जिले की केवटी प्रखंड की मुखिया सभा परवीन उर्फ सभा खातून को पद मुक्त, ये पद मुक्त मतलब उनको पद से मुक्त कर दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप में, पंचायत कार्यों में लापरवाही के कारण, भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण, शिक्षा प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के कारण। तो किस कारण से दरभंगा जिले की केवटी प्रखंड की मुखिया सभा परवीन उर्फ सभा खातून को पद मुक्त कर दिया गया, आप आजाद हो गए, बता दीजिए उत्तर। तो आशा का प्रचार वगैरह चल रहा है क्या, या आप लोगों में से कोई आशा का कार्यकर्ता भी है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई ऐसे आशा पार्टी के कार्यकर्ता जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्या स्थिति है आपकी पार्टी की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण क्या हो गया, इनके पास दो नागरिकता हो गई थी। तो भारत के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है, डुअल नहीं है। सभी इतना लंबा लंबा कमेंट में पढ़ नहीं पाऊंगा, छोटा लिखिएगा तभी। तो ध्यान रखना है, दोहरी नागरिकता संविधान के आर्टिकल 9 में क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है ना। तो ये प्रावधान किया गया आर्टिकल में, आर्टिकल जब पढ़िएगा 5 से 11 ना, तो उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। जैसे ही आप आर्टिकल 9 पढ़ेंगे तो अगर किसी को किसी दूसरे देश का नागरिकता मिल गया है ना, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, और जब समाप्त होगी तो इनको पद से मुक्त कर दिया गया, चाहे मुखिया हो, चाहे कोई और पार्टी के, चाहे कोई और पद हो, तो इनको मुक्त कर दिया गया, आप आजाद हैं। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस युवा उद्यमी के स्टार्टअप किताबवाला.com को यूरेका 2024 में चयनित किया गया, अक्षत कश्यप, मनीष कुमार, राघव शेखर, अनमोल चौधरी। सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग विद्यार्थी हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज के सहारे आगे बढ़ने के लिए, जो घिसा पिटा टाइप में विचार है उसको थोड़ा किनारे कर दीजिए, ताकि आपके भीतर वो जोश आ जाए जो बाकी के लोग करते हैं। क्योंकि आपका ना भी उम्र है, अगर किसी का उम्र बिलो 30 है, या जो लोग 22, 23, 21 के आसपास के हैं, वो जोश भर के पहली बार में ही क्रैक कर लेंगे बीपीएससी, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोगों ने बीए किया होगा या एमए किया होगा, कहीं से भी हो, पहली दूसरी अटेम्प्ट में कोशिश कीजिए निकाल लेने के लिए। जो 30+ हो गए हैं ना, उनका थोड़ा सा जो रिजिडनेस है वो थोड़ा हो जाता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर आउट ही हो जाएगा, ऐसा ना हो कि उस समय तबियत ही खराब। तो ये स्थिति 21-22 वालों को नहीं आनी चाहिए। जो 21-22 साल के स्टूडेंट हैं, एकदम मनोबल के साथ
जैसे ही आप घुसेंगे इंटरव्यू बोर्ड में, बोर्ड मेंबर देख करके दंग रह जाएंगे और आपको नंबर उनसे ज्यादा देंगे जो ग्रे हेयर वाले हैं। तो उनको उनका फायदा मिलता है इंटरव्यू बोर्ड में, और बहुत ही मजाकिया चलता है इंटरव्यू। अगर कोई 21 साल में पहुंच गया या पहुंच गई है ना, उनका इंटरव्यू देखिए बहुत ही जॉली मूड में होता है। वो भले ही लास्ट कैंडिडेट क्यों ना हो, उनका इंटरव्यू बहुत ही जॉली मूड में होता है और उनको नंबर तुलनात्मक रूप से अधिक दिए जाते हैं, तो उनके निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको सबसे पहला फोकस करना है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, ताकि रिजल्ट आपको एक ही बार में मिल जाए। तो अक्षत कश्यप, अक्षत कश्यप, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड बनेगा ना, वो आप ही लोगों से बनने वाला है। जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव जोशीला रखेंगे, उतना ही ज्यादा इसमें फायदा मिलने वाला है। बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बिहार की खिलाड़ी कौन है? शिवानी मिश्रा, आरती कुमारी, नेहाराज, अपराजिता मिश्रा। उत्तर क्या है? बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले बिहार की खिलाड़ी कौन है? सही जवाब क्या है? यही वुशु की बात कर रहा था। चीन का ऐसा गेम है जो पारंपरिक युद्ध कला टाइप में कोई युद्ध जो गेम है, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसी कारण से अब ये खेल बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। और देखिए बिहार के खिलाड़ी का कितना विजन है, उन्होंने इस खेल को चुन लिया और इसमें इनका नाम भी हो गया। तो अपराजिता मिश्रा को याद रखेंगे। बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले बिहार की अपराजिता मिश्रा हैं। ठीक है, नाम के अनुसार इन्होंने अपना जलवा कायम रखा है। हाल ही में किस बिहार की कवयित्री जो फीमेल पोएट हैं, उनको राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? अंजलि सिन्हा, रेखा झा, प्रीति सुमन, विभा रॉय। तो बिहार की किस कवयित्री जो सीतामढ़ी से हैं, तो इनका नाम बताना है आपको। सही उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया जवाब, अपराजिता मिश्रा। ठीक है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रीति सुमन को आप ध्यान रखेंगे। तो बिहार के किस कवयित्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रीति सुमन को किया गया। राजगीर महोत्सव जो धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होता है, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1972, 1980, 1986, 1992। तो राजगीर महोत्सव जो धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होता है, वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो 1986 से ये प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बनी है? कविता पासवान, शांभवी चौधरी, ललिता देवी, सविता मिश्रा। तो उत्तर बताना है। तो सही जवाब क्या है? समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से ये सांसद भी हैं, आपको इनका नाम बताना है, और नाम बता देंगे तो उत्तर मालूम चल जाएगा। और आप लोग थोड़ा बताएंगे कि आप लोगों को पता है इनका विकास कार्य उस क्षेत्र से है। एक यूथ सांसद के रूप में तो मैंने इसको पिछली बार बताया था आप लोगों को, काम कैसा है इनका। शांभवी चौधरी, शांभवी चौधरी को ध्यान रखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भोजपुरी अभिनेता का निधन हुआ? रवि किशन, विजय खरे, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी। जिंदा व्यक्ति को मृत नहीं करना है, सही जवाब बताएंगे। जहां तुक्का गलत हुआ आपका, वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, आप लोग उसमें मृत पे कर देंगे। शांभवी चौधरी अच्छी नेता है ना। सत्ताईस बी, बहुत अच्छा। सही जवाब क्या आ गया? विजय खरे। तो भोजपुरी अभिनेता का जो निधन हो गया वो विजय खरे। ये भी हो सकता है कि विजय खेरा का हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें आप याद रखेंगे अभिनेता है ना, तो ये कहाँ से आ जाएंगे? सिनेमा जगत से हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि उनका नाम दे देंगे, क्या ये कवि थे, क्या ये पॉलिटिशियन थे? तो ये क्या थे? अभिनेता थे। इनका जो क्षेत्र रहेगा वो सिनेमा रहेगा। तो अगर क्षेत्र वाइज रहेगा तो भी आप लोग इसको सही कर देंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत, आप लोगों ने नालसा का नाम सुना होगा। आयोजन 14 दिसंबर 2024 को बिहार के किन दो स्थानों पर किया गया? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मधेपुरा, उदाकिशुनगंज, सासाराम और आरा। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिसंबर में बिहार के किन दो स्थानों पर किया गया? ये इसलिए किया गया था कि जो अदालतों पे बोझ बढ़ रहा है उसको कमी कर दिया जाए नालसा के माध्यम से। तो इसी कारण से ये लोक अदालतें बिहार में दो जगहों पे की गई और इसमें बहुत सारे मुकदमों का त्वरित निपटारा किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मधेपुरा और उदाकिशुनगंज। सही जवाब इसका ऑप्शन सी। बिहार सरकार ने अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना है तो किस संस्था के साथ समझौता किया?
नेत्रम फाउंडेशन, शंकरा आई फाउंडेशन, दृष्टि सेवा संस्थान, अपोलो आई केयर। तो पूछा गया बिहार सरकार ने अति विशिष्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेत्र अस्पताल की स्थापना, मतलब आई हॉस्पिटल है ये, और पूछा गया है कि किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो शंकरा आई फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। कोयंबटूर की ये संस्था है, शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयंबटूर, वहां की संस्था के साथ सरकार ने समझौता किया है। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल महावीर, बाल मतलब जो चाइल्ड है, तो चाइल्ड ये बाल, ये सिर वाला बाल नहीं, तो बाल कैंसर अस्पताल महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास बिहार में कहां किया गया, पटना सिटी, राजगीर, फुलवारीशरीफ या फिर मुजफ्फरपुर। तो देश का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास इनॉग्रेशन बिहार में कहां पे किया गया है, उत्तर इसका ऑप्शन सी, फुलवारीशरीफ, पटना। बिहार में विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ, ये 2 बार हो गया, लगता है रिपीट हो गया। तो बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डॉक्टर सुमन कुमार सिंह। तो विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया, उत्तर इसका। अब कौन कर सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है, मुख्यमंत्री, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते, 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य, 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य 1 स्वर्ण। तो पूछा गया 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितने पदक जीते, इसका सही जवाब आपको बता देना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 रजत और 2 कांस्य, 1 रजत और 2 कांस्य। तो 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद जो प्रतियोगिता हुआ है उसमें बिहार ने कुल 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 7 दिसंबर 2024 को ही मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक कौन सी थी, 20वीं, 21वीं, 23वीं या फिर 25वीं। तो मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक जो थी वो 23वीं बैठक थी, इसको आप याद कर लेंगे, 1 लाइनर ये है फैक्ट। 2024 के बीच आयोजित अंडर 20 39वीं 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते, 5, 6, 7 या फिर 8। तो ये पूछा गया है कि बिहार ने कुल कितने पदक जीते थे, तो सही जवाब बताएंगे आप, अंडर 20 39th जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने, टोटल जो पदक जीता गया था बिहार के द्वारा वो 8 है, तो 8 आपको कर देना है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार ने कुल 8 पदक अपने नाम किए थे। किसमें, तो जूनियर में, 39वीं जो जूनियर है, तो 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स में भी याद रख लेंगे, चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 8 पदक जीते थे। पटना पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या थी, ज्ञान ही शक्ति, पढ़े बिहार, पढ़े बिहार बड़े बिहार, पेड़ पानी जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी, किताबों से बात करें। तो पटना पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या थी, तो जब तक आप लोग पेटी देंगे तो हो सकता है उसके कुछ समय बाद नया बुक फेयर की भी बात की जाए, लेकिन फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो पेड़ पानी जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इन्वायरमेंट को ही केंद्र में रख लिए हैं, तभी तो ऐसा है, पेड़ भी है, पानी भी है, और उससे क्या है, सारा का सारा एग्जिस्टेंस अपना है, तो जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता कि ये जो थीम है ये किसका है, तो ये बुक फेयर का था, पटना पुस्तक मेला का थीम है, तो इसको उस तरीके से भी याद करना है, ये थीम दे देगा, और कहीं ऐसा ना हो कि पर्यावरण मंत्रालय का नाम दे दे, तो उसका नहीं है, किसका है, पटना बुक फेयर का है। तो पेड़ पानी जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी, ये किसका थीम रहा, तो पटना पुस्तक मेले का था। विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेल में बिहार की गोल्डी कुमारी ने कौन से पदक जीते, 1 स्वर्ण 1 कांस्य, 2 रजत 2 सिल्वर, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, 2 गोल्ड मेडल। तो बिहार की गोल्डी कुमारी ने कौन से पदक जीते, सही जवाब बता दीजिएगा, विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी कि ये जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, तो वो दिव्यांग जनों के लिए स्पोर्ट्स है। तो वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में बिहार की गोल्डी कुमारी ने 1 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य मेडल तो जीता है, इस बात को भी आप ध्यान कर लेंगे। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाएगी, 135वीं, 137वीं, 138वीं या फिर 140वीं, सही जवाब बता देंगे आप, सही जवाब क्या है,
तो हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति की कौन सी जयंती मनाई गई है? 3 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। हर्षित आ गए, और आपको नेगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं देना है, उसमें बहुत सारे कमेंट आएंगे, चिंता आप अपने जो कंसंट्रेशन है उसको एकदम इस पे फिट कर दीजिए। जो फोकस है आपका सीधा बोर्ड पे आपके डिस्प्ले पे रहे, ठीक है। तो इसमें भी देखिए आप लोगों ने गलत कर दिया है। 140वीं ना, 140वीं 140 का, ठीक है। तो 140वीं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 140वीं जयंती मनाई गई थी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पे हुआ था? गया में, फिर गया जी होना चाहिए यहाँ पे। अब चूंकि गया का नाम चेंज कर दिया गया है तो हम लोग को हमेशा अब गया जी ही कहना है, क्योंकि गया जी कहने के पीछे क्या मतलब हो गया कि हम और आदर सूचक शब्दों के साथ इनका नाम उच्चारण करें, है ना। किसी को गांधी, किसी को टैगोर, किसी को पटेल कहना उचित नहीं, उनके नाम के आगे जी लगा देते। ठीक वैसे ही शहरों के पीछे भी जी लगाने की परंपरा है। तो आदर सूचक जो शब्द है गया जी को आप याद रखना है। गया जी, पटना, लखीसराय, भागलपुर। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? तो ये हुआ है लखीसराय में हुआ है, लखीसराय को ध्यान कर लेंगे। बिहार इंटर स्कूल एवं इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पे हुआ है? पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना, लोहिया स्टेडियम समस्तीपुर, गांधी मैदान पटना, राजेंद्र स्टेडियम मुजफ्फरपुर। तो सही जवाब क्या है? आपको इसका सही उत्तर बता देना है। बिहार इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो ये ई स्पोर्ट्स क्या हो गया? ये ई स्पोर्ट्स हो गया डिजिटल माध्यम के द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया, जैसे वीडियो गेम। तो गेमिंग के क्षेत्र में भी कंपटीशन होना चाहिए, तो इसी कारण से इस पे क्या किया गया, आयोजन किया गया है, सेमिनार चैंपियनशिप। तो ये किया गया है, बिहार इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया, जो भी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था तो वो पाटलिपुत्रा खेल परिषद के द्वारा किया गया है पटना में। तो होता है ना, डिजिटल भी खेल में के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। तो गेमिंग वगैरह के अलावा और भी होगा, मुझे नहीं मालूम है कि कौन कौन सा जो खेल है इस समय डिजिटल रूप में खेला जा रहा है। क्योंकि आप जैसे किसी भी ट्रेन में या एयरपोर्ट पे चले जाइएगा तो खाली टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, वो फोन है, लूडो भी खेल रहे हैं फोन पे ही। 4 लोग हैं, 4 फोन है, 4 लोग अलग अलग लूडो खेल रहे हैं। तो गेमिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए ही ई स्पोर्ट्स की भी संकल्पना आ गया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है और बिहार में पाटलिपुत्रा खेल परिसर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। 3 नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ? पटना में, गया में, दरभंगा में या फिर भागलपुर में। तो 3 नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहां पे किया गया है? उत्तर बता देंगे। ये किया गया है गया जी में। उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है, गया जी में आयोजन किया गया है। नवंबर 2024 में बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर.एस. भट्टी, विनय कुमार, सुशील खोपड़े या फिर मनु महाराज। तो पूछा गया आप लोगों से नवंबर 2024 में बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब बता देंगे, बहुत आसान है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया, विनय कुमार। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? प्रियंका सिंह, काजल कुमारी, सोनम ठाकुर, पूनम मिश्रा। उत्तर बता देंगे, सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, सोनम ठाकुर के द्वारा किया गया है। तो बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? सोनम ठाकुर। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा विकसित औद्योगिक रोबोट का नाम क्या है? इंडिया बॉट एक्स, फायरबर्ड 5, मेकाबोट 360, रोबोमित्र 21। तो बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण का मतलब हो गया इंजीनियरिंग, और महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा विकसित, चूंकि इसका जो निर्माण है वो वही कर सकते हैं, तो फायरबर्ड 5 को ध्यान कर लेंगे। बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा जो विकसित औद्योगिक रोबोट है उसका नाम क्या है? फायरबर्ड 5। अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया द्वारा संपादक श्री सम्मान से सम्मानित किसे किया गया?
शशिकांत यादव, पारस कुंज, रश्मि झा, राजीव झा। तो अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया के द्वारा संपादक श्री सम्मान से पारस कुंज को सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारस कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नशा मुक्ति कार्यक्रम में जागरूकता फैलाने के लिए किन 2 व्यक्तियों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया? तो जागरूकता, अवेयरनेस होना चाहिए। जो लोग भी नशा करते हैं उनको नशे के बैड इंपैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कई बार बुरी संगत की वजह से लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, इसके बैड इंपैक्ट को जो इस समय खतरनाक हो गया है वो पता नहीं होता है। तो अवेयरनेस करने के लिए बिहार के 2 लोग इस पे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए गए हैं। तो किन 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है प्रदेश स्तर पे? तो प्रदेश स्तर पे होने का मतलब ये होगा कि अब वो बिहार लेवल पे वो अब एक फेस के रूप में नाम आ गया इनका। तो मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार, इन दोनों ने नशे के प्रति अपनी पहल की और अवेयरनेस से लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। तो मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार के द्वारा किया गया और इसी वजह से उनको राज्य स्तर पे, प्रदेश स्तर पर उनको सम्मानित भी किया गया। करना भी चाहिए, ऐसे लोगों का ही तो सम्मान होना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो वास्तव में समाज के लिए बहुत ही जरूरी होना चाहिए। तभी तो, नहीं तो फिर गुटखा लोग खाते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, पटना स्टेशन वगैरह के आसपास में, दिल्ली में देख लीजिए, इतना ज्यादा गुटखा वगैरह का प्रचलन हो गया, सिगरेट का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है, उठते के साथ सिगरेट पीना जरूरी हो जाता है। इसी कारण से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लत है, उनको पता है कि ये बहुत बुरी लत है, लेकिन फिर भी अब लत के शिकार हो गए हैं तो लत उनको जो है बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत वो योगेंद्र कुमार और मुमताज बेगम ने ऐसा किया है। 32वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? पाटलिपुत्रा खेल परिषद पटना, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, गांधी मैदान मुजफ्फरपुर, कंकड़बाग इंडोर हॉल पटना। सही जवाब क्या है? नशा वगैरह का आदत अगर छूटना हो तो वैसे जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे इन सबको कहीं प्रचलन या बिकता ही नहीं हो। कोई विपश्यना सेंटर पकड़ लीजिए, वहां 10 दिन तक रहिए बिना इन सब के, आदत छूटेगा धीरे धीरे। वैसे लोगों के संपर्क में जो आपको मोटिवेट करे कि इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। 32वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है पाटलिपुत्रा खेल परिषद में, पटना में किया गया। तो ये खेल परिषद जो है, तो ये जो खेल ग्राउंड तैयार किया गया पाटलिपुत्रा में ना, तो इसी में यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो पाटलिपुत्रा ये क्या हो गया? गेम, ये हो जाएगा परिसर, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सहरसा की मत्स्यगंधा झील, एक तो यहाँ पे फैक्ट आपको मालूम चल गया कि मत्स्यगंधा झील कहाँ पे है? सहरसा में है। कि विकास और कैमूर में इको टूरिज्म है तो कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फंड दे दिया गया है। अब आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 97.61 जो करोड़ दिया गया है वो मत्स्यगंधा झील के विकास के लिए दिया गया है। और उसके बाद 49.51 जो है वो कैमूर में दिया गया है। तो इन दोनों जगहों पे इको टूरिज्म, और इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें, ये मेंस सवाल भी आ सकता है। तो मेंस में आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा इन दोनों जगहों को प्रमोट करने के लिए इतनी राशि की भी व्यवस्था कर दी गई है। भले ही इसका इस्तेमाल अधिकारी लोग अपने घर मकान जमीन खरीदने में कर लें, लेकिन राशि जो है वो अलॉट कर दिया गया है, स्वीकृत कर दी गई है, एलोकेट कर दिया गया, ठीक है। तो 97.61 करोड़ इधर में और 49.51 करोड़ का हुआ है, ठीक है। पैसा तो दिया ही जाता है ना, लेकिन अधिकारी जो लोग होते हैं वो मानते हैं उसी में नेता का भी उसी में कमीशन हो जाता है, इसी कारण से विकास हो नहीं पाता है। तो बिहार वैसा स्टेट है जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं इमेज क्रिएट अभी तक कर पाया है। इतना फंड होता है तो यहाँ के लोग ही वो उसको गबन कर जाते हैं, पता नहीं किस हृदय के वो लोग होते हैं, किस प्रकार के हृदय के, कि वो अपने ही राज्य को डुबाने में लग जाते हैं। कम से कम अपने राज्य के प्रति तो लोगों को ईमानदार होना चाहिए। भले ही खाना मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, लेकिन अपने राज्य के प्रति लोगों को बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई राज्य आगे है तो वो अपने लोगों के लिए ही है। इंदौर अगर आज देखें भारत में 8वीं बार अगर स्वच्छता में रैंक 1 ला दिया तो वो वहाँ के लोगों की वजह से, वहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग इस चीज को जानते हैं कि क्या अपने शहर की इमेज है और हमने क्या बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने शहर के प्रति अपने दायित्व बोध से वो जानते हैं, इसी वजह से इंदौर आज
टॉप पे चला गया, 8वें पोजीशन पे। बिहार में तो जो डेटा दिया है वो विश्वास करने लायक ही नहीं है कि पटना में इस तरीके से उछाल हुआ है। पटना पूरी तरीके से, कुछ जगहों को छोड़, अटल पथ जाएंगे वहां पे थोड़ा क्लीन मिल सकता है, बेली रोड में कुछ हिस्सा क्लीन है, तारामंडल के आसपास का हिस्सा क्लीन है, बाकी जगह आप जा करके देख लें। बाकी जगहों पे तो जाना इसका मतलब भी होगा, और अगर कभी बारिश हो जाए तो आप जा करके देख लीजिए, कब कहाँ पैर आपका किस किस दिशा में चला जाएगा ना, कोई भरोसा ही नहीं है। तो ये वहां के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य के लिए किस तरीके से डेडिकेटेड हैं। तो फंड चला जाता है, गबन हो जाता है। बहुत जरूरी है ऐसा करना अपने राज्य के प्रति कि अच्छा ही रहे। वर्ष 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी जिन्हें बिहार का नागरिक सुरक्षा नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है, सही जवाब बता दीजिए। तो उत्तर इसका अनुसुईया रणसिंह साहू, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड में किस जिले की लाइब्रेरी का उल्लेख किया है? गोपालगंज। तो मन की बात का कौन सा एपिसोड रहा? 116। और इसमें किस जगह की लाइब्रेरी का उल्लेख किया गया है? गोपालगंज जिले की जो लाइब्रेरी, जिसमें सामुदायिक शिक्षा की बात या सामुदायिक तरीके से वहां पे बच्चों को पढ़ने की सुविधा दे दी गई है, तो ये कर दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक राज, सुनील कुमार, मनोज सिन्हा, एके मिश्रा। तो आज का ये 50वां नंबर का सवाल है, पूछा गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन के रूप में, चेयरपर्सन आपको पूछा गया है कि कौन नियुक्त किया गया है। उत्तर इसका ऑप्शन है आलोक राज को नियुक्त किया गया है। तो ये कुल टोटल हमने 50 क्वेश्चन पे आप लोगों से डिस्कशन कर लिया है। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से मंगलवार को। अब कब मुलाकात होगी? ट्यूसडे को। ठीक है, थैंक यू। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे जो ग्रुप दिख रहा होगा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि उसमें और भी कंटेंट वगैरह जाए तो आप लोग उसको निकाल के पढ़ सकें। ठीक है, उन्हीं लोगों पे आपको ध्यान केंद्रित रखना है जो वास्तव में एग्जाम के प्रति सीरियस है, जिनका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन बहुत अच्छा है। उन्हीं के साथ आप लोग जुड़ करके रहेंगे, उन्हीं के कमेंट्स पे फोकस भी करेंगे। बाकी सारे लोग एक भीड़ के जैसा हैं, उनसे आपका तनिक भी भला नहीं होने वाला है, तो फोकस किए रहेंगे। हो गया मनीष?